हम हरिराम पटेल के साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है आनुवंशिकी। ये उसका सेकंड पार्ट है। मेंडल के प्रयोगों के निष्कर्षों से प्रभावित और पृथक्करण के नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है मार्गन, डी व्रिज, मेंडल या कार्ल कॉरेंस। तो मेंडल के प्रयोगों और निष्कर्षों से प्रभावित होकर पृथक्करण नियम दिया है कार्ल कॉरेंस ने। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है प्यूरिनों के, पिरामिडिनों के, न्यूक्लियोसाइडों के, न्यूक्लियोटाइडों के। तो न्यूक्लिक अम्ल का जो पॉलीमर है वो है न्यूक्लियोटाइडों के। एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन कौन से गुण निर्धारित करते हैं? प्रजनन अंग, नर अंगों के गुण, लिंग सहलग्नता, पुल्लिंगीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लिंग सहलग्नता निर्धारित करते हैं एक्स गुणसूत्र। अपूर्ण प्रभाविकता की खोज किसने की थी? मेंडल ने, कार्ल कॉरेंस ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रिन ने। तो अपूर्ण प्रभाविकता की खोज कार्ल कॉरेंस ने की है। सफ़ेद नेत्र वाली मादा ड्रोसोफिला का संकरण लाल नेत्र वाले नर के साथ करने पर F1 पीढ़ी में लाल नेत्र वाला मादा का प्रतिशत होगा। तो 0% लाल, 50% लाल, 75% लाल या सभी लाल होंगे। तो F1 पीढ़ी में जो है डी सभी लाल कलर के होंगे। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक वर्णांध पुरुष की सामान्य दृष्टि वाली पुत्री से होता है तो उसकी संतानें होगी। सभी पुत्र व पुत्रियां वर्णांध होगी, सभी पुत्रियां वर्णांध होंगे, सभी पुत्र वर्णांध होंगे या 50% संतानें वर्णांध होगी। क्वेश्चन के हिसाब से एक वर्णांध पुरुष है, और वर्णांध पुरुष की पुत्री है, तो सामान्य पुत्री है तो 50% संतानें वर्णांध होगी। यदि एक लक्षण पिता से स्थानांतरित होकर पुरुष को पहुंचता है व पुत्रों से पौधों में पहुंचता है तो जीन का वहन होता है एक्स गुणसूत्र द्वारा, वाई गुणसूत्र द्वारा, अलिंगी गुणसूत्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक लक्षण पिता से पुत्र को मिला है, पुत्र से पौधों तक पहुंचा है, तो यानी कि वाई गुणसूत्र द्वारा इसका जीन का वहन हो रहा है। तो राइट आंसर है बी, वाई गुणसूत्र। कौन सा वर्णांधता के समकक्ष वंशागत है? रतौंधी, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया या मधुमेह। तो वर्णांधता के समकक्ष वंशागत है तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का धक्का नहीं जमता है और ये वंशागत होता है। आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल, मार्गन, पेटसन, पुन्नेट। आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं मेंडल। मानव में युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी दशा में एक सामान्य मादा शिशु जन्म लेगा? 2 एक्स गुणसूत्र, केवल एक वाई गुणसूत्र, केवल एक एक्स गुणसूत्र, एक्स तथा वाई गुणसूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 एक्स गुणसूत्र। 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तभी मादा शिशु जन्म लेगा। XXY गुणसूत्र युक्त अपसामान्यता के बनने वाला लिंग बताइए व इस दशा को क्या कहते हैं? मादा व टर्नर सिंड्रोम, नर व टर्नर सिंड्रोम, मादा व क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, नर व क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नर व क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें से पहले से ये एक्स वाई रहता है, वाई है यानी कि नर है, उसके बाद उसमें एक और एक्स
गुणसूत्र अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो नर व क्लीन फैक्टर सिंड्रोम में आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। न्यूक्लियोसोम केंद्रीय छिद्रों को घेरता है। वे केवल डीएनए तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए को क्रोमोसोम में व्यवस्थित करने के लिए पूर्ण जिम्मेदार होता है। डीएनए में घिरा हिस्टोन का एक साधारण क्रोड होता है। तो न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम ये डीएनए में घिरा हिस्टोन का एक साधारण क्रोड होता है, न्यूक्लियोसोम। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है? एक्स पॉलीटिक गुणसूत्र, बहुपट्टीय गुणसूत्र, लैंप ब्रुश गुणसूत्र। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है वो है बी, पॉलीटीन गुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र। डीएनए में दो पूरक श्रृंखलाएं होती है। यदि एक श्रृंखला में बेस का क्रम निम्नलिखित है तो दूसरे श्रृंखला में बेस का क्रम क्या होगा? यदि पहले श्रृंखला में ये दिया है AGCTT-CGA तो सीधा राइट आंसर पढ़ते हैं। दूसरी श्रृंखला में होगा TCGA AGCT। यदि एक परिवार में 5 लड़कियां हैं तो छठे संतान के रूप में पुत्र की संभावना होगी। तो ये है A 50%। चाहे 5 लड़कियां क्यों ना हो, संभावना हमेशा 50-50% की रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50%। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? मेंडल, डब्ल्यू बेटसन, पुन्नेट या मार्गन। तो राइट आंसर है बी, डब्ल्यू बेटसन ने दिया था आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग। न्यूक्लिक एसिड की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोप्रोटीन, अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड की संरचनात्मक इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में होता है डीएनए और हिस्टोन, केवल डीएनए हिस्टोन नहीं, केवल हिस्टोन डीएनए नहीं, डीएनए और हिस्टोन दोनों नहीं। तो राइट आंसर है बी, केवल डीएनए होता है और हिस्टोन नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया के जीन की वाहक थी। यह एक एक्स संलग्न जीन है, अतः इससे ज्ञात होता है कि उनकी सभी पुत्रियां वाहक रही होंगी, उनके सभी पुत्र हीमोफिलिक रहे होंगे। उनके नर वंशजों में हीमोफीलिया रोग मादा वंशजों से अधिक रहा होगा। रानी विक्टोरिया के पिता हीमोफिलिक रहे होंगे। तो राइट आंसर है डी, रानी विक्टोरिया के पिता हीमोफिलिक रहे होंगे। होलेंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर, वाई गुणसूत्र पर, दोनों एक्स व वाई गुणसूत्र पर, ऑटोसोम पर। तो होलेंड्रिक जीन उपस्थित होते हैं वाई गुणसूत्र पर, होलेंड्रिक जीन होते हैं वाई गुणसूत्र पर। वॉटसन तथा क्रिक को निम्न में से किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? डीएनए एक दोहरा सर्पिल सूत्र होता है, डीएनए आनुवंशिक सूचना का वाहक है, डीएनए के द्वारा एमआरएनए के संश्लेषण का नियंत्रण होता है, आरएनए एकल सूत्री होता है। तो वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था कि डीएनए एक दोहरा सर्पिल सूत्र है, जैसे कि ये इस तरह से होता है। तो ये बताया था वॉटसन और क्रिक ने, ये दो सूत्र होते हैं, इसी को बताया था वॉटसन और क्रिक ने। यदि एक नवजात शिशु में हेयर लिप व तालू में दरार पाई जाती है तो यह सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम या केट क्रॉय सिंड्रोम। तो राइट आंसर है सी, पटाऊ सिंड्रोम। यदि हेयर लिप व तालू में दरार पाई जाती है तो एक पीढ़ी से दूसरे में आनुवंशिक सूचना पहुंचाई जाती है डीएनए द्वारा, ट्रिपलेट कोडोन द्वारा,
ट्रांसफर आरएनए द्वारा, डीएनए व हिस्टोन दोनों नहीं। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आनुवंशिकता सूचना पहुंचाई जाती है डीएनए के द्वारा। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से, उत्परिवर्तन से, केंद्रीय एवं कोशिका द्रव्य वंश गति से। तो राइट आंसर है ए। आनुवंशिकी का अध्ययन आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित है। गुणसूत्र में जीन समूह का इस प्रकार का पुनर्विन्यास जिसके फलस्वरूप उनका क्रम उत्सर्जित हो जाए उसे कहते हैं प्रतिलोम, स्थानांतरण, न्यूनता या विनिमय। क्वेश्चन कह रहा है, गुणसूत्र में जीन समूहों का इस प्रकार पुनर्विन्यास करते हैं जिसके बाद उसका जो क्रम है वो उत्क्रमित हो जाए, मतलब बदल जाए, तो इसको बोलते हैं ए प्रतिलोम। जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है? तो जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया है। डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म में शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 45, 21 में एक कम, 27, 23 में एक कम। तो राइट आंसर है 47। डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म में शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के लिए सत्य है XY, XX, XXY, XYY। तो राइट आंसर है सी XXY जो कि नर में होता है। मानव का कौन सा रोग लिंग संलग्न है? कोढ़, मंगोलिज्म, बेरीबेरी या हीमोफीलिया। हमने पहले भी पढ़ा है जो कि लिंग संलग्न है और वंशागति से फैलता है, तो ये है डी हीमोफीलिया, जो वंश को एक से दूसरे के पास पहुंचता है, हीमोफीलिया। मंगोलिज्म है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, इनमें से सभी। तो मंगोलिज्म है ए डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म है। डीएनए के प्रतिकृतिकरण में जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है वह है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, डीएनएज। तो डीएनए के प्रतिकरण में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो राइट आंसर है बी, आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामान्य नर के लिंग गुणसूत्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है। सामान्य नर का पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा XY यानी कि सी। टर्नर सिंड्रोम में X गुणसूत्रों की संख्या है 2, 1, 4 या 5। तो टर्नर सिंड्रोम में X गुणसूत्रों की संख्या होती है 1, यानी कि